हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेबिलिटी। एक ही बात है, डिफरेंशिएबिलिटी बोलें या डेरिवेबिलिटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको किसी पॉइंट पे कब हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या कब कहेंगे हम कि फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल है। इसके लिए देखिए, सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है डेफिनेशन में? किसी भी फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल तब कहेंगे अगर लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर फंक्शन ये जो लिमिट जो है अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम नाम देते हैं एफ डैश ए। एफ डैश ए का क्या मतलब होगा? एफ डैश ए का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको नाम दे देंगे एफ डैश ए। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस केस में हम कहेंगे कि एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी है, इसको थोड़ा हम एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं। ठीक है, इसका ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या मीनिंग है इस फॉर्मूले का। जैसे हम क्वांटिटी में बात करते थे, किसी फंक्शन पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फार्मूला तो होता था लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए और एफ ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम आए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स और एफ ऑफ ए अगर सेम आता है तो फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोल देते थे। बट एक्चुअल मीनिंग कॉन्टिन्यूटी का होता था कि किसी पॉइंट पे अगर कोई ब्रेक नहीं है तो फंक्शन को हम उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कहते थे। और यहाँ पर ये जो बताया ये मैंने एक फार्मूला है, मगर इसका फार्मूले का मीनिंग क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मगर अभी थोड़ा इसके फार्मूले को यूज़ करना एक बार सीख ले, इसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है वो देख ले। इस फार्मूले को कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है कई बुक्स में, हम तो इसी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है चेंज ऑफ लिमिट करके, एक्स अप्रोचेज टू ए है तो पुट करके एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, हमारी जो लिमिट है वो चेंज करके एच अप्रोचेज टू जीरो, इस फार्मूले को एक नए रूप में लिख दिया जाता है। तो वो उस तरह से हो जाता है लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एक्स की जगह पर ए प्लस एच रख देंगे माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखेंगे तो एक्स माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी एच। दीज टू आर सेम थिंग्स, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इस तरह से लिखा हुआ है या फिर इस तरह से लिखा हुआ है। मैं जनरली फर्स्ट वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, आप जैसे ठीक लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड, दोनों फार्मूले हमारे एफ डैश ए के लिए है। यहाँ पर एक्स अप्रोचेज टू ए लिखा है तो यहाँ अंडरस्टूड है कि एक्स ए के पास जा रहा है, वो लेफ्ट साइड से भी जा सकता है, वो राइट साइड से भी जा सकता है, किसी भी तरह से एक्स ए के पास जाए। अगर एक्स ए के पास लेफ्ट साइड से जाएगा या राइट साइड से जाएगा, दोनों से ये वैल्यू जो लिमिट की है वो सेम आनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आएगी तो डेफिनेटली ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मतलब फंक्शन को हम नॉन डिफरेंशिएबल बोल देंगे। अब हमें डिसाइड करना होता है कि एग्जांपल में जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं हम सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फाइंड आउट करते हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा हमारा एग्जांपल कैसा है, फंक्शन कैसा है, हमें उस पर लेफ्ट राइट लिमिट लेने की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें कहा जाए भाई इस फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू पाई पर चेक कीजिए डिफरेंशिएबिलिटी। एक्स इज इक्वल टू पाई पर चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, इसमें अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ए का मतलब है पाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये फाइंड आउट कर लूँ, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको बोल देंगे एफ डैश पाई है वो। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर एक्स अप्रोचेज टू पाई एफ ऑफ एक्स देखें तो वो है हमारा साइन एक्स माइनस एफ ऑफ पाई। अगर ये एफ ऑफ एक्स है
तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई की वैल्यू होनी चाहिए सिंपली साइन ऑफ पाई विच इज 0। तो ये आ जाएगा साइन एक्स ऊपर और नीचे एक्स माइनस पाई। हमें देखना है कि ये लिमिट जो है हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई है। आप चाहो तो इसको लिमिट को चेंज करके कर सकते हो या फिर बिना चेंज के भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अगर हम लिमिट को चेंज नहीं करना चाहते तो देखिए ऊपर जो हमारे पास साइन ऑफ एक्स है उसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ माइनस साइन ऑफ, इसको माइनस नहीं प्लस में ही लिखेंगे। अगर मैं इसमें साइन एक्स को लिखना चाहूँ तो साइन को एक्स को पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा के इक्वल ही होता है। शायद हो सकता है यहाँ पे विजिबिलिटी ना हो तो थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ मैं इसको। ये जो लिमिट है इसमें एक्स अप्रोचेस टू पाई है और ऊपर जो साइन एक्स है इसे मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल ही होता है और नीचे से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो इसको भी पाई माइनस एक्स। अब देखिए फार्मूला लग रहा है हमारा साइन एक्स बाई एक्स वाला, जो भी कंडीशंस है वो सारी की सारी पूरी है। तो इसकी वैल्यू आ जाइए -1। तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमें इसमें लेफ्ट और राइट साइड से कहीं से भी अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई पे फंक्शन की डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। पाई से थोड़ा सा पहले भी एफ एक्स साइन एक्स है, पाई से थोड़ा सा बाद में देखेंगे तो भी साइन एक्स की एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन में इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहते, चेंज करके करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। इस वाले में एक्स की जगह पर पाई प्लस एच रख लेते, जैसे स्कूल में बताया जाएगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, जो आपका एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह से किया जाता है। इसमें एक्स की जगह पर ए प्लस एच रख लेंगे और ये लिमिट बन जाएगा एच अप्रोचेस टू 0। तो साइन ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा पाई प्लस एच और नीचे एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस एच और ये माइनस पाई एज इट इज। अब साइन 180 माइनस साइन 180 प्लस थीटा साइन पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन ऑफ एच और नीचे है एच। तो भी देखिए वही सेम आंसर आएगा। तो दोनों मेथड है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो वैल्यू आ रही है ये पाई पर एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब एफ डैश पाई के बारे में हम बोल सकते हैं कि एफ डैश पाई की वैल्यू -1 है। एफ डैश पाई का मतलब पाई पर एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू दैट इज -1। एफ डैश पाई इज -1, ये एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर देखिए मैंने सीधा लिमिट फाइंड आउट की और अगर हमें फंक्शन ऐसा दिया हो जिसमें उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें डेरिवेटिव चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वहाँ पर अगर फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ चेंज आ रहा है तो हम सीधा नहीं कर सकते। हमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मतलब एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों अलग अलग देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फंक्शन लूँ, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2x प्लस 1 when x is less than 1 and x square 2x square minus 3। जस्ट अ मिनट, 1 पे हमारे पास ये 3 आ रहा है। चलो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ जब x हमारा 1 इससे बड़ा या बराबर है। अब हमें पूछा जाए कि ये फंक्शन जो है 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमें एट x इज इक्वल टू 1 इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो 1 पे अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है और इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम f डैश 1 का नाम दे देंगे। अगर यहाँ पे 1 पे जब x1 के पास में जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू दोनों केसेस में अलग अलग है। अगर x1 से थोड़ा सा छोटा है, x1 के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है तो fx की वैल्यू है 2x प्लस 1। अगर x1 के पास राइट हैंड साइड से जा रहा है तो fx की वैल्यू है 3x के। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सीधा ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ऐसा समझ सकते हैं ये लेफ्ट डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस टू यहाँ 1 माइनस ले लेते हैं।
अगर x1 के पास लेफ्ट साइड से जाएगा, x अप्रोचेस टू 1 माइनस होगा, तो f ऑफ x की वैल्यू आप देख सकते हैं ये होगी 2x प्लस 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू ढूंढनी है तो आपको यहाँ से मिलेगी, इस जगह से, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो एफ ऑफ 1 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो हमें मिल रही है 3। इस वाले से 3x स्क्वायर में x की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूँ और नीचे है हमारे पास x माइनस 1, अब इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं देखे, ऊपर हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 अपॉन नीचे भी x माइनस 1। तो देखिए ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होके हमें मिल रहा है 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको आप एल एफ डैश 1 भी बोल सकते हैं, एल एफ डैश 1 लिख दो, या मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दूंगा एफ डैश 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। अब अगर हम ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोल देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बजाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं वर्ड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2। अब इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, मतलब अगर x अप्रोचेस टू 1 प्लस ले, तो उस केस में देखिए अगर x1 के पास राइट साइड से जाएगा, अगर x1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उस केस में जो fx है उसकी वैल्यू देखिए, x अप्रोचेस टू 1 प्लस पे fx की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 की, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने और नीचे है x माइनस 1, तो इसमें देखिए ऊपर से x माइनस ये 3 कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 x, जिसको हम x माइनस 1 x प्लस 1 लिख देंगे, 3 को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पर देखेंगे लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ 2 इंटू 3 दैट इज 6 हमें मिल रहा है। तो हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है आर एच डी, या जिसे हम आर एफ डैश 1 भी लिख देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, या एफ डैश 1 प्लस भी लिख लेते हैं, चलो इसको इस तरह से भी नोट कर लेंगे, ये आ रहा है 6। अब ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये 2 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हम बोलेंगे इसमें एफ डैश 1 नॉट एक्सिस्ट, नॉट एक्सिस्ट, ये फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पे एक्सिस्ट नहीं करता है, ये हम बोलेंगे इस केस में। तो ये तो है तरीका कि किस तरह से हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। उन बेसिक चीज़ों को अगर समझेंगे तभी ये जो फार्मूला है वो हमें समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या चीज़ होता है? जब भी मैं किसी स्टूडेंट से क्लास में पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, चाहे वो 11th का स्टूडेंट है 12th का स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में टेंजेंट का मतलब एक ही होता है। मुझे बोलते हैं कि सर ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाती है उसे टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन इसका टेंजेंट है, या ये पैराबोला है तो यहाँ पे ये लाइन इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, इस तरह से। क्योंकि स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर 11th क्लास में सर्कल पैराबोला एलिप्स में टेंजेंट के बारे में पढ़ा होता है, तो उसमें यही बताया जाता है कि टेंजेंट इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करके जाएगा। मगर ये अधूरी डेफिनेशन है, टेंजेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें टेंजेंट जो है वो उस कर्व को इंटरसेक्ट करता है, टच नहीं करता। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपका टेंजेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बताऊं, ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस, ये इसका टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू 0। अब ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि टच करके जा रही है, मगर फिर भी आपको बता दूं कि x एक्सिस जो है
ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। और भी कई एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, आपको अगर मानने में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको सही डेफिनेशन को टेंजेंट की समझेंगे। और अगर आपको एक्स क्यूब पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए कहूँगा तो देखिएगा यही सेम चीज़ आएगी। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें तो ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। और अगर आपसे कोई पूछे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका टेंजेंट कौन सा होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये साइन एक्स का टेंजेंट है इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू जीरो पे। और ये देखो इसको कट करके जा रहा है, ये सिर्फ टच करके नहीं जा रहा है इसको। तो ये इसका टेंजेंट है। अब इससे आपकी ये जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट थी, इसमें अगर आपने यही टेंजेंट मान रखा है तो आपको ये बात समझने में मुश्किल होगी कि ये टेंजेंट कैसे है। तो उसके लिए मैं अभी आपको टेंजेंट की सही डेफिनेशन बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये टेंजेंट है। एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं अब लेता हूँ ग्राफ सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये 1 होता है, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 1। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 1 जब एक्स पॉजिटिव है, -1 होती है जब एक्स नेगेटिव है, और 0 होती है जब एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट यहाँ पर होता है, और एक्स जब नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ पर आता है, ये -1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन का, ये लाइन है y इज इक्वल टू -1। अब आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि इसमें भी ये जो y एक्सिस है, ये लाइन, इट इज टेंजेंट टू द सिग्नम फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम फंक्शन का टेंजेंट है। अब देखोगे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसे टेंजेंट है, किस तरह से है। तो जब टेंजेंट के भी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका टेंजेंट किस तरह से है। तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। तो वो जो आपके दिमाग में पहले डेफिनेशन थी कि टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, वो डेफिनेशन अपने दिमाग से हटा दीजिए। वो डेफिनेशन अधूरी डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। टेंजेंट को हम दो तरह से समझेंगे। पहली जो लॉजिक है इसको समझने का, टेंजेंट की बेसिक डेफिनेशन को समझने का। टेंजेंट क्या चीज़ होती है, अगर कोई भी कर्व है, अब मैं आपके लिए सबसे सिंपल कर्व चलिए सर्कल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्कल से आप अच्छी तरह अवेयर है। सर्कल में, लिप्स में, पैराबोला में, इवन किसी भी कर्व में साइन एक्स है या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें टेंजेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये पॉइंट पी है, आपको इस कर्व के ऊपर इससे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, इससे जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका पी है और इससे नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है वो क्यू है, मान लो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट। आपको पी से क्यू पे जाना है, तो पी से क्यू पे जाने के लिए जो डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट से पी से क्यू पे जाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन होगी, पी को क्यू से मिला के जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो लाइन इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट माना जाएगा। ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट एट, ठीक है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे खड़े हैं ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, आपको इससे नेक्स्ट पॉइंट बी पे जाना है, मान लेते हैं यहाँ पर है बी पॉइंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट बी है। अगर अब आपको ए से बी पे जाना है तो ए पे बी पे जाने के लिए जो आपका लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से आपको रास्ता दिखाएगी ए से बी पे जाने का, ये लाइन हमारी टेंजेंट कहलाएगी ए पॉइंट पे। इसी तरह से मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास, ये है सी, और इससे नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए ये है डी, से जस्ट नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको सी से डी पे जाना है तो जो लाइन आपको सही से आगे वाले पॉइंट पे जाने के लिए डायरेक्शन देगी, वो इस पॉइंट पे टेंजेंट कहलाएगी। तो टेंजेंट क्या चीज होती है एक्चुअल में, इसको आप सिंपल शब्दों में समझे तो टेंजेंट इज ए डायरेक्शन इंडिकेटर। आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उससे नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए आपको जो डायरेक्शन मिल रही है, जो रास्ता स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जाने के लिए वो हमारा टेंजेंट होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे किसी
घुमावदार रास्ते पे जा रहे हैं, ये कोई रास्ता है, ठीक है, एक पाथ है, सड़क है ये, ठीक है। आप इस पे ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, मैं इसको सड़क की तरह बना देता हूँ, चलिए। वैसे कर्व तो बहुत जो इसका साइज जो है इतना चौड़ा नहीं बना सकते हो, मगर थोड़ा समझाने के लिए मान लेता हूँ मैं, ये सड़क है, ठीक है, थोड़ी घुमावदार सड़क है, सीधा स्ट्रेट नहीं है। तो आप इस सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी टाइम पर आपकी गाड़ी यहाँ पर है, तो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होगी उससे जो रोशनी निकलेगी वो आपको इस सीधा रास्ता दिखाएगी, ये आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी है। तो यहाँ से इसका मतलब आपका ये जो हेडलाइट की रोशनी है ये आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए रास्ता दिखा रही है। तो ये इस पॉइंट पे आप कह सकते हो इस लाइन का टेंजेंट है। अब आप मान लीजिए उस टाइम कुछ देर के बाद आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई है इस जगह पे, ठीक है। अब आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी कहाँ जाएगी, बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। सड़क बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, मगर आपकी जो रोशनी है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाएगी, आप जिस जगह पर उसे नेक्स्ट जगह पे जाने के लिए डायरेक्शन बताएगी। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये टेंजेंट है। इसी तरह से मान लेते हैं कुछ देर बाद आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर है, ठीक है, आपकी गाड़ी। और अब आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी आपको किस तरफ दिखाई देगी, इस तरफ रोशनी देगी। तो अब जैसे जैसे गाड़ी को मूव करेंगे आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट की रोशनी है वो बिल्कुल उसी तरह से मूव करती जाएगी, वो कर्व की शेप में मूव नहीं करेगी, वो सीधा एक लाइन होगी। तो ये जो लाइन है इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए रास्ता दिखा रहा है। ये हेडलाइट की जो रोशनी है ये आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए बता रही है कि आगे वाला पॉइंट किस तरफ है। तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी हमने बात की साइन एक्स के केस में या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब के केस में, ये टेंजेंट कैसे है, कट क्यों करके जा रहा है। देखो सर्कल वाले में किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो इसको कट नहीं करता। आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला में भी आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे इस पॉइंट से मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है तो ये उसकी डायरेक्शन होगी, टेंजेंट कह देते हैं हम इसको। इस पॉइंट पे खड़े हैं, इधर जाना है मान लो, तो यहाँ पे ये लाइन इसका टेंजेंट है। और ये पैराबोला के केस में, एलिप्स के केस में हमने देखा है कि वो टेंजेंट जो है वो उसको कट नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है, मगर ये सबके लिए ट्रू नहीं होता। इस केस में तो पैराबोला के केस में जैसे यहाँ पे टेंजेंट लेना है तो ये टेंजेंट हो जाता है हमारा इस तरह से, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा। अब ये जो टेंजेंट है हमारा इस केस में टच नहीं करता, तो मतलब ये नहीं कि किसी भी केस में, सॉरी, इस केस में कट नहीं कर रहा है तो किसी भी केस में कट नहीं करेगा। टेंजेंट का मतलब आपको अगर इधर जाना है, जैसे ए पॉइंट पे खड़े हो, इधर जाना है बी इस तरफ है अगर, तो ये टेंजेंट हो गया, ये रास्ता दिखाएगा। इससे पीछे वाले पॉइंट पे जाना है तो ये इस तरह से हो गया। तो जस्ट आगे या जस्ट पीछे वाले पॉइंट की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है हमारा वो टेंजेंट हमें दिखाता है, हमें टेंजेंट डायरेक्शन बताता है नेक्स्ट पॉइंट पे कि जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, किधर जाना है हमें। तो ये होता है टेंजेंट। अब अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल की बात करूँ जो मैंने भी आपको दिया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का या साइन एक्स का, उसमें टेंजेंट हमारा कट क्यों करके जा रहा है उसको समझते हैं। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है ये इस तरह से होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मतलब क्या है, मैं यहाँ पे हूँ मान लो इस जगह पे, मुझे इस नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, इससे नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसके जस्ट आगे का पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए ये पॉइंट ए है और ये उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट बी है। तो मुझे ए से बी पे जाने के लिए जो लाइन रास्ता दिखाएगी वो हमारा टेंजेंट होगी। तो इस पॉइंट से अगर इस पे जाने के लिए रास्ता दिखेंगे तो ये इस तरह से कुछ बन रहा है, इस तरह से। और ये आगे जाके इसको कट भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, टच करके जा रहा है, ये कहीं और कट भी कर रहा है। इसी तरह से मान लो यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ चलो, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट से आगे जाने के लिए मुझे जो रास्ता दिखाएगी लाइन वो मेरा टेंजेंट होगी, तो ये टेंजेंट है, ठीक है, इस तरह से। ये इसको ऐसे पीछे कट भी करके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इस पॉइंट ओरिजिन की। यहाँ पे हम टेंजेंट की बात करें तो वो लाइन y इक्वल टू एक्स, जैसे मैंने आपको बताया टेंजेंट है, वो टेंजेंट कैसे होगा। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो भी हमने बनाया था, दोबारा बना देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे टेंजेंट मैंने पहले बना दिए थे।
अब यहाँ पर ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब सपोज करो आप ओरिजिन पे खड़े हो, ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट है, हम यहाँ पे खड़े हैं। अब इस पॉइंट से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने का मतलब इधर जाना है, तो इधर जाने के लिए ये लाइन हमें रास्ता दिखाएगी। अगर जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे जाना है तो ये लाइन हमें रास्ता दिखा रही है। तो ये लाइन हमारा डायरेक्शन इंडिकेटर है इस ओरिजिन से जस्ट आगे वाले पॉइंट पे जाने के लिए, जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे जाने के लिए। तो ये लाइन हमारा इस पॉइंट के लिए मार्क प्रदर्शक या डायरेक्शन इंडिकेटर है, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है। सेम इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैंने कहा था कि ओरिजिन पे ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस, ये इसका टेंजेंट है। तो इस केस में भी वही चीज होती है। मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं ओरिजिन पे, तो ओरिजिन से नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाने के लिए जो लाइन आपको रास्ता दिखाएगी वो ये वाली लाइन है। इससे जस्ट पीछे वाले पॉइंट के लिए भी यही लाइन आपको डायरेक्शन बताएगी। ये हम थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे कि ये इसका टेंजेंट है। ये तो आपको लगेगा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही क्यों है, हो सकता है y इज इक्वल टू 2x हो लाइन, या y इज इक्वल टू x/2 हो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको हम मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट पे यही हमारा टेंजेंट होगा। तो कैसे आएगा वो आप जैसे जैसे हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये इसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट एक चीज तो मैंने आपको बताई क्या होता है, डायरेक्शन इंडिकेटर, कि उस पॉइंट से जस्ट आगे वाले पॉइंट पे जाना है या जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे जाना है, तो जो लाइन हमें रास्ता बता रही है, डायरेक्शन बता रही है, वो हमारा उस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेटर होता है। दूसरी बात, टेंजेंट को समझने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, ये जो डेफिनेशन है जिससे, दूसरी चीज आप इस कर्व किसी भी कर्व के ऊपर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट को क्या कह सकते हैं, टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कोड। इसको एक सर्कल पे लेते हैं, चलिए पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में अगर मुझे इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट का दूसरा जो मीनिंग है वो होता है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कोड। मान लो यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया, अब ये जो ए बी पॉइंट है, सॉरी ए बी है, ये सर्कल की कोड है, या अगर इसको आप आगे बढ़ाना चाहो ऐसे तो ये इसका सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बी पॉइंट को ए के पास लेके आता हूँ, मान लो बी मेरा यहाँ पर आ गया है, तो ये सेकेंड या कोड जो थी, अगर ए बी टुकड़ा लेते तो कोड अगर पूरा लेता हूँ तो ये सेकेंड हो गया हमारा। तो ये सेकेंड अब इस तरह से चेंज हो गया थोड़ा। अब मैं बी को थोड़ा और पास ले आता हूँ, थोड़ा और पास ले आऊंगा तो यहाँ से कुछ ऐसे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन इसी तरह से जैसे जैसे हमारा पॉइंट, इसको डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लेते, थोड़ा बड़ा करके बना लेते, समझने में आसानी हो जिसके। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पर पॉइंट लिया था, पॉइंट ए, और ये हमने इसके कोड बनाए थे, अगर पूरा एक्सटेंड करोगे तो सेकेंड बोल सकते हैं, ये इसका सेकेंड था। अब अगर मैं बी पॉइंट को ए के पास लेके आता हूँ, यहाँ पे पहुंचा दिया पहले मैंने बी को, ए के पास आ रहा है बी, तो ये जो लाइन है हमारी ये इस तरह से बन गई। अब ये सेकेंड की पोजीशन ये हो गई। थोड़ा बी को मैं और पास में ले आता हूँ, यहाँ पे पहुंचा देते हैं बी को, चलिए ए के पास आ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होता जा रहा है थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से इस पोजीशन पे आ गया सेकेंड। अब जैसे ही बी ए के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो उस केस में ये जो सेकेंड होगा हमारा, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही बी ए के पास में आया, उस वक्त ये जो लाइन थी सेकेंड, वो किस में कन्वर्ट होगी, टेंजेंट में। तो आप ये भी बोल सकते हो दूसरे डायरेक्शन, दूसरी तरह से, कि सेकेंड का जो लिमिटिंग पोजीशन है वो टेंजेंट होता है। अगर ए बी हमारा सेकेंड है, बी को ए के पास ले जाऊंगा, तो ये जो बी जब ए के बहुत क्लोज पहुंच जाएगा, उस वक्त ये जो सेकेंड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सेकेंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में। इसमें जो पॉइंट बी है वो ए के पास आ रहा था पहले, लेफ्ट साइड से ए के पास आ रहा था,
अब मान लो b हमारे पास यहाँ पर होता है, इस जगह पे b, तो ये सेकेंड होता हमारा। अब b जैसे जैसे यहाँ से पास में आएगा तो फिर वही कहानी होगी, ये b हमारे पास अगर यहाँ पे आ गया तो ये सेकेंड हो गया। जैसे ही b a के पास पहुंचेगा, लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से, तो ये लाइन जो है पहले जो मैंने टेंजेंट बनाया था यही सेम चीज आपको दोबारा मिल जाएगी। मतलब सेकेंड अगर हम ए बी सेकेंड लेते हैं उसमें बी ए से लेफ्ट साइड में ले या राइट साइड से, अगर बी ए के पास जाएगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कैसे भी जाए, उस वक्त जो सेकेंड है जैसे ही पॉइंट बी ए के पास पहुंचेगा तो वो जो सेकेंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। तो सेकेंड की जो लिमिटिंग पोजीशन है, लिमिटिंग केस है, वो होता है टेंजेंट। अब आप इसमें इस बात को अपने साइन एक्स वाले केस में भी समझ सकते हैं। साइन एक्स वाला केस भी अगर हम यहाँ से समझें तो देखिए वही सेम कहानी आ रही है, जैसे अब मैंने सर्कल के लिए टेंजेंट बनाया, अगर आप साइन एक्स के लिए बात करना चाहें तो यहाँ पे देखिए मैं साइन एक्स का ग्राफ दोबारा ले लेता हूँ। ये थोड़ा लाइन सीधा कर दे भाई। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ लूँ यहाँ पे, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है और हमें जीरो पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओरिजिन यानी हमारा पॉइंट ए हो गया जहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब उसके लिए पहले क्या लेते हैं हम, यहाँ पे बी पॉइंट राइट साइड में ले लेते हैं ए के, तो ये लाइन जो है वो हमारा सेकेंड है इस तरह से। अगर आप बी यहाँ पे लेते हो तो ये सेकेंड है। अब जैसे जैसे बी ए के पास में आएगा, ये जो लाइन है हमारी ये टेंजेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ई के जो बी है ए के जस्ट पास में पहुंचेगा, उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी सेकेंड की वो कुछ इस तरह से होगी, तो ये लाइन हमारा टेंजेंट होगा इस पॉइंट ए पे। क्लियर है? तो ये हमारी टेंजेंट की जो डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। अगर ये डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ में आ गई है, सेकेंड को किस तरह से टेंजेंट में कन्वर्ट किया जाता है, ये टेंजेंट क्या होता है, तो ये डेफिनेशन अगर हमें समझ में आ गई अच्छे से तो ही हम डिफरेंशियबिलिटी का सही मीनिंग समझ पाएंगे कि डिफरेंशियबिलिटी में मीनिंग क्या है, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का जो फार्मूला है वो इससे कैसे बना हुआ है और डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है।